नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। इनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो आज ही शपथ ली गई है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या है पूरा मामला, इनकी हिस्ट्री क्या रही है। उसके साथ साथ जो एक इंटरेस्टिंग टर्म ये है कि किस तरह से इनके परिवार का जो विवाद है वो इंदिरा गांधी के साथ जो सारी चीजें हमें जो डिस्प्यूट थे वो डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं। हम ये देखेंगे किस तरह से इनके जो चाचा जी थे उनको भी ये मौका मिलने वाला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का, लेकिन कुछ विवादों के कारण उनको ये मौका गंवाना पड़ा था। साथ ही हम ये भी देखेंगे किस तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनकी नियुक्ति होती है और इनको हटाया किस तरीके से जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हमारा टॉपिक देखेंगे, उससे पहले हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूपीएससी सीएसई के लिए अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शंस हैं इनको आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 24999 में, और आप इसे तभी अवेल कर पाएंगे जब आप मेरा कोड शुभ 50 इस कोड को आप अप्लाई करेंगे इसको परचेस करते टाइम में। इस बैच के बारे में हम बात करें तो हमें लास्ट ईयर 70 से ज्यादा सिलेक्शंस देखने को मिले यूपीएससी एग्जाम में। कंप्लीट जीएस ईसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं और सभी बैचेस का फ्री एक्सेस आपको एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से देखने को मिलता है। हम बात करें पीपीटी पीडीएफ जो भी कंटेंट होता है सब कुछ देखने को मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जो जानकारी है उस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और जो सारी हमारी हिस्ट्री है, जो पूरा विवाद है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ध्यान रखेंगे ये इनका नाम है और इनको भारत के 51वें सीजेआई के तौर पर इनको नियुक्त करा गया है। ध्यान रखेंगे 50वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे डी वाई चंद्रचूड़ साहब। अब उनके बाद ये उनके सक्सेसर हैं, 51वें मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा जो शपथ ली गई है, अभी आज ही शपथ इनके द्वारा ली गई है। लेकिन ध्यान रखेंगे लगभग 6 महीने का कार्यकाल ही इनके द्वारा देखा जाएगा। ये जो 13 मई 2025 इन तक इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल हमें इनको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा 11 नवंबर यानी सोमवार आज ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थे इनको संजीव खन्ना जी, इनको मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ दिलाई गई। इस स्टेटमेंट से आप ये जान सकते हैं कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको जो शपथ दिलाने का कार्य है वो भारत की राष्ट्रपति जो भी हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया आगे बढ़ने से पहले कि क्या नियुक्तियां होती हैं, क्या इनके जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं होंगी, कैसे इनको हटाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे जो अभी सीजेआई बने हैं संजीव खन्ना साहब, इनके चाचा जी को भी जो सीजेआई बनने का मौका ये मिलने वाला था। 1975 के टाइम पे आप बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार होती है और उस टाइम पर जो आपातकाल है, इमरजेंसी, वो लगाई जाती है। लेकिन इनके चाचा जी जो खन्ना साहब थे, एच आर खन्ना के तौर पर हम उनका नाम जानते हैं, न्यायमूर्ति खन्ना, इनके चाचा जी का नाम था एच आर खन्ना। ये बेसिकली जब उस टाइम पर आपातकाल लगा हुआ था तो ये समर्थक थे जो हमारे अधिकार होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन इनके द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इनका जो विवाद है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके साथ हमें देखने को मिलता है और इस कारण इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का जो मौका है वो मौका गंवाना पड़ा था। तो ये एक चीज हमें देखने को मिलती है। ये पूरा टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे तो 1977 वाला ये जो टाइम पीरियड है ये हमें देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें तो सीजेआई जो खन्ना है इन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि अभी जो हमारे सीजेआई संजीव खन्ना साहब जिनकी नियुक्ति हुई है तो उनका जो कुछ उनके जो फैसले हैं उनमें हम देखेंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी तो उस टाइम पर उनकी जो अंतरिम जमानत देने के निर्णय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो हमें देखने को मिले हैं। संविधान की प्रस्तावना में एक जो डिस्प्यूट है काफी दिन से चला आ रहा था, पूरा हमने आर्टिकल्स भी देखे थे, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी चीजों को हमने पढ़ा था, हमने वहां पे देखा था कि जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको लाया गया था, इनको शामिल किया गया था, तो इनको चैलेंज कराया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर इनके द्वारा सुनवाई करी गई थी। इन याचिकाओं की सुनवाई में इनके द्वारा यह बोला गया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल तत्व है और इन दोनों शब्दों के बारे में, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन दोनों की जो है पेशगी करी गई थी इनके द्वारा। योग्यताएं क्या होती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली शर्त ये होती है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद इनमें से कोई जो एक शर्त है वो भी होनी चाहिए नीचे। तो इनमें से कौन कौन सी शर्तें शामिल हो सकती हैं, तो कम से कम 5 साल के लिए वो किसी भी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो रहे हों, या फिर कम से कम 10 वर्षों तक वो एडवोकेट रहे हों एक हाईकोर्ट में, या फिर किसी एक से अधिक जो हाईकोर्ट है उनके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो या तो 5 साल के लिए जज या फिर 10 साल के लिए अधिवक्ता जो एडवोकेट है वो रहने चाहिए, या फिर जो राष्ट्रपति की राय है इसमें प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शंस में आपको जो है एग्जाम में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, कैसे होती है इनकी अपॉइंटमेंट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और ये भारत का जो संविधान है उस संविधान के आर्टिकल 124 का खंड 2 है, इस खंड 2 के तहत हमें ये नियुक्ति देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे जब क्रोनोलॉजी देखते हैं, मैंने आपको डीएनए में द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जब हम करते हैं डिटेल में, तो मैंने आपको वहां पे कई दिन चीजें बताई हैं कि जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, अलग अलग केसेस में ये चीजें निर्माण हुई हैं कि किस तरह से जो कॉलेजियम है या फिर इनकी जो नियुक्ति है कैसे सारी चीजें आगे चलती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी की जो कंडीशन है, यानी कि जो कॉलेजियम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, कॉलेजियम के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली जो जजेस होते हैं उन जजेस के ट्रांसफर और उनकी नियुक्ति से संबंधित जो सिफारिश हैं, जो नाम दिए जाते हैं वो इसी कॉलेजियम के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो हमारा सेकंड जजेस केस आता है 1993 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया था, यह फैसला सुनाया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनको सीजेआई के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनको ही नियुक्त किया जाता है सीजेआई के पद पर। ये जो परंपरा बनी आ रही है और इस जो परंपरा है इसको फॉलो किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का जो नेतृत्व है ये सीजेआई के द्वारा कराया जाता है। कॉलेजियम के बारे में आपको बताया, और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कॉलेजियम में कौन होता है, कॉलेजियम को अध्यक्षता कौन करते हैं कॉलेजियम की, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य वरिष्ठतम जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी इसमें शामिल होते हैं। सभी से मिलके जो है जो कॉलेजियम है वो कॉलेजियम बनता है। और यही कॉलेजियम जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के मामले में जो सिफारिशें हैं वो जो मंत्रिमंडल है या फिर जो राष्ट्रपति है उनके पास में भेजता है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड जज केस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उन निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, ना कि किसी कानून के द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर हमारे संविधान के द्वारा इसका जो है विकास हमें देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं तो इनको कैसे किस तरह से हटाया जा सकता है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको किस तरह से हटाया जा सकता है। तो दरअसल हटाने के बारे में बात करेंगे तो ये जो आदेश है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा पारित करा जाता है, यानी कि उनके द्वारा ही इनका रिमूवल किया जाता है। लेकिन उसके पीछे एक पूरा बड़ा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जिसे कि संविधान में दोनों सदनों में हमें फॉलो करना होता है। जान लेते हैं। तो दरअसल संसद के द्वारा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि फाइनली हटाएंगे राष्ट्रपति ही, लेकिन उससे पहले संसद में हमें पूरा जो प्रोसेस है इनको हटाने का दोनों हाउसेस में विशेष बहुमत से हमें देखने को मिलता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा इसको जो है ये जो प्रस्ताव या फिर जो आदेश आया था इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी सदन है, दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के माध्यम से पारित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर सदन की कुल संख्या, ध्यान रखेंगे, कुल संख्या का जो है बहुमत हमें देखने को मिलेगा, कुल का बहुमत प्लस इसी में एड ऑन होना चाहिए मत देने वाले और उपस्थित जो है उनका 2/3। इनका जब नंबर मिला देते हैं, इनका टोटल होता है, उसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत के द्वारा ही जो सीजेआई होते हैं उनका रिमूवल हमें देखने को मिलता है। अब पद से हटाने का जो आधार है वो आधार क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता, अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत जो चीजें दी गई हैं, इस आधार पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटा सकता है। तो ये था हमारा पूरा मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड। होपफुली छोटे से वीडियो में जो क्वालिटेटिव कंटेंट है ये आपने लेने की कोशिश करी होगी, यही चीजें मैंने डिलीवर करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।